छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में इस बार ब्यूरोक्रेट्स भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने जज की नौकरी से इस्तीफा दिया तो दूसरे जाने माने आईएएस अधिकारी रहे हैं। कांकेर के रहने वाले नीलकंठ टेकाम ने चुनाव के लिए आईएएस की नौकरी छोड़ दी और केशकाल में बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में टेकाम बीजेपी में शामिल हुए। पूरा व्यवस्था चरमरा गया है। इतना बड़ा बाईपास यहाँ पर अभी तक के नहीं बना है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे सैकड़ों काम हैं, उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और जो फर्जी तरीके से एथेनॉल का जो कंपनी लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी हालत में उसको चालू होने नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब किसी अधिकारी ने सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थामा हो। बीते दिनों कांकेर के जज रहे कृष्णकांत भारद्वाज भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। तो इस फहरिस्त में गणेश शंकर मिश्रा और ओपी चौधरी जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इधर नौकरशाही से नेता बन रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। नहीं, वो तो ऐसे लोग को प्रवेश करा रहे हैं कि उनके पास आए, कोई कैंडिडेट बनो, मुझे शर्त रख रहे हैं, शर्त प्रवेश हो रहा है उनके पास कि हम आएंगे तो हमको टिकट दो। तो हमारे यहाँ कोई शर्त प्रवेश नहीं है, निशर्त कोई आना चाहे तो निश्चित रूप से स्वागत है उनका। दोनों तरफ नौकरशाहों की आमद से राजनीति गुलजार है। उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पूर्व नौकरशाहों को मैदान में उतार सकती हैं। हालांकि इससे पहले करीब दर्जन भर अधिकारी सियासी पिच पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नौकरशाहों का सियासी ग्राफ बेहद कमजोर रहा है। सियासत में सबसे सफल नाम पूर्व सीएम और पूर्व आईएएस अजीत जोगी का लिया जाता है। अब देखना होगा कि सियासी फलक पर इस दर्जे तक कोई पहुंच पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ की चुनावी फिजा में इन दिनों टिकट के दावेदार कुछ भी करने को उतारू हैं। कहीं जज नौकरी छोड़कर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं आईएएस पार्टी में अपनी मजबूती साबित कर रहे हैं। यूं तो हर दफा चुनावी वक्त में पार्टी में घुसपैठ और भागदौड़ जैसे हालात बनते देखते ही हैं हम सभी, लेकिन इस बार माहौल कुछ ऐसा बना है कि भागदौड़ भरे हालात ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जहां ओपन सिलेक्शन उम्मीदवारों के लिए तय किए, तो वहीं बीजेपी चुनाव जीते या ना जीते पर कैंडिडेट के सिलेक्शन में काफी तेजी दिखा रही है। जाहिर है उसी रफ्तार के साथ अब पार्टी में उम्मीदवारों का आना भी शुरू हो गया है। एक बात यहां और गौर करने वाली है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में शामिल होने की होड़ दावेदारों में दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट सिलेक्शन का डोर अब बंद कर दिया है। कल ही दावेदारों की दावेदारी का अंतिम दिन भी बीत चुका है। जाहिर है चुनाव लड़ने के मंसूबे वाले वैसे नेता अब कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में ऑप्शन देख रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि तलाश कर रहे हैं। जाहिर है वह अब टिकट पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसलिए हमने आज का प्रोग्राम का नाम भी रखा है टिकट के लिए कुछ भी करेगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नौकरी छोड़ने के बाद पार्टी ज्वाइन करने को लेकर क्या टिकट की गारंटी पक्की है? क्या दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट मिलने की गारंटी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतना बड़ा दांव लगाने की आखिर वजह क्या है? फिर चाहे हम इस नौकरी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की बात करें, जज की नौकरी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वालों की बात करें, या दूसरी पार्टी से आने जाने वालों के लिए भी पहले भी अटकलें लगती रही कि इस बार भी लग रही है, लेकिन वैसे भी दीपक बैज ने बहुत साफ कर दिया है कि इस बार जो भी दूसरी पार्टी से आएगा उनको टिकट मिलने का कंफर्मेशन कम से कम कांग्रेस में तो नहीं है। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले अफसर और नौकरशाहों को क्या टिकट मिलना तय है? तो फिर क्या उन सीटों पर बगावत की बू नजर नहीं आएगी? टिकट के लिए कुछ भी करने वाले कहीं निश्चिंतता वाले माहौल से कहीं अनिश्चितता वाले माहौल की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? बड़ा जोखिम तो नहीं ले रहे हैं? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मुकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इस बार हम लोगों ने उम्मीद की थी ये भी ताल ठोकेंगे, उम्मीद है ये भी ठोके। हमारे साथ राम अवतार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ
और पैराशूट लैंडिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। इसलिए शुरुआत में मुकेश जी से करता हूं। मुकेश जी, आईएएस पर आप लोग की कुछ ज्यादा पैनी नजर तो नहीं लगती? पिछली बार ओपी चौधरी को आपने पकड़ लिया, इस बार नीलकंठ जी को पकड़ लिया। ये आईएएस पर इतना डोरे क्यों डालती है भारतीय जनता पार्टी? कारण क्या है इसके पीछे मुकेश जी? आदित्य जी, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको डोरे डालना कैसे कहेंगे? कहीं ना कहीं आईएएस बुद्धिजीवी वर्ग होता है और उनको दिख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़े किया है छत्तीसगढ़ को। तो जो भी छत्तीसगढ़ से प्रेम करता है, जो भी छत्तीसगढ़ को चाहता है, ऐसा हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। तो इसमें डोरे डालने वाली कोई बात है नहीं। पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता है कि जो भी राजनीतिक लोग होते हैं तो उनको समझ में आता है, हवा पहचान जाते हैं और वो कम से कम डूबती नाव में तो सवार नहीं होते, ये बात तय है। पिछली बार ओपी चौधरी हवा ही पहचान पाए थे क्या? आईएएस है भाई, उनको तो और पहले हवा की खुशबू आनी चाहिए कि हवा किस तरफ मुड़ रही है। देखिए, यदि पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर आए हैं पार्टी में तो हार और जीत अपनी जगह है। चुनाव लड़ोगे तो हार या जीत तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी डोरे डाल रही है। कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं पार्टी में। ठीक, तो धनंजय जी देखिए, आपने मुकेश जी ने चित भी अपना कहला दिया, पट भी अपना बना लिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी कम नहीं है धनंजय जी। बीजेपी तो आईएएस तक सीमित थी, आप लोगों ने तो जज पर सीधा हाथ मार लिया है। इस बार होड़ लगी है क्या? कौन कितने बड़े अधिकारी को पार्टी में शामिल करा पाएगा धनंजय जी? देखिए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो खुशहाली चारों ओर दिख रही है, हर वर्ग में जो संपन्नता दिख रही है, हर वर्ग की जो आर्थिक क्षमता बढ़ी है, चाहे किसानों को उसकी उपज का सही कीमत मिलने से जो किसान खेती किसानी से वापस लौट चुके थे फिर वापस किसानी की ओर गए हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जो आदिवासी वर्ग है उनको पेशा का नियम का अधिकार मिला है, तेंदुपत्ता, बहुत सारी योजनाएं सरकार हमारी बनाकर इस प्रदेश को खुशहाल करने का काम किया। चाहे व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, स्वाभाविक सी बात है लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस के प्रति लोगों को समझ में आ रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जनसेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बिना भेदभाव के, बिना वैमनस्यता के, बिना नफरत के, एक जो भारतीय संविधान के आधार पर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और जज भी उसी में प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस अपनी जज की जो उनकी दायित्व था उनको छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक समान विचारधारा के साथ आपका विचारधारा मेल खाता है तब आप उसके प्रति समर्पित होते हैं। और भूपेश बघेल सरकार ने तो काम करके दिखाया है, इसलिए लोग प्रभावित होकर इधर आ रहे हैं। रामोदर जी, जहां तक मेरी सूझबूझ कहती है, और मेरी सूझबूझ निश्चित तौर पर आपकी सूझबूझ से बहुत कम है, लेकिन चुनाव के वक्त मौका देखकर पार्टी में शामिल होने वाले या पाला बदलने वाले न तो रामोदर जी मैच जिताऊ होते हैं और न ही टिकाऊ। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि पिछली बार ऐसा जरूर हुआ था, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए, चुनाव भी जीत गए, पर सक्सेस रेशियो काफी कम है इसका। रामोदर जी। आदित्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चुनाव के दौरान आने और जाने वाले जो होते हैं उनकी जनता के बीच वैसी ऐठ नहीं होती। जो कार्यकर्ता जो है संघर्ष कर रहे हैं, गली मोहल्ले और चौराहे में जो अपनी पार्टी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दरी उठा रहे हैं, जो जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, अपनी पार्टी के मुद्दे को समझ रहे हैं, उनको तवज्जो देना चाहिए पार्टियों को। और ये नौकरशाह जिंदगी भर मलाई खाए हैं, उसके बाद पार्टी में शामिल कर लिए, फिर ये बड़े, क्योंकि इनको नेताओं को प्रभावित करने आता है। तो ऐसे लोगों को, दोनों पार्टियों को सचेत और सतर्क रहना चाहिए। नौकरशाह हवा का रुख देखते हुए या अपनी जांच पड़ताल से बचने के लिए अलग अलग तरीके से पार्टियों में आते हैं। पर ऐसे लोगों की विश्वसनीयता कितनी है, कितना प्रशासनिक तौर पर काम कर पाएंगे, उनका प्रशासनिक अनुभव है। हम अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, नौकरशाह से राजनीति में आए थे, पर यह माना जाता था कि वो पूरा नौकरशाही जैसे ही सरकार चलाने लगे थे, जनता की भावनाएं या राजनीतिज्ञों की जो एक सोच रहती है, जो जनता से जुड़े रहते हैं, उस तरह से काम नहीं कर पाने का एक डिफरेंस जो है संवाद का, वो दावरा दूर रहता है, पास नहीं आ पाता। तो इसलिए
जो दल बदल चलता है वो नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस में क्योंकि बेहद बम्पर बहुमत मिला है, वहां पर वैकेंसी कम है, ऐसी स्थिति में टिकट मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वहां आपस में ऐसे झगड़े चल रहे हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसको काटेंगे, नए लोगों को काटेंगे, पुराने को देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग देख रहे हैं कि जो ऐसे में भाजपा में जगह है, तो वैसी दौड़ मची हुई है। तीसरी जो ये बात लग रही है कि राजनीतिक लोग ये भी चाहते हैं कि चुनाव के दौरान हमारी पार्टी में ज्यादा शामिल होने का एक माहौल बनाया जाए। माहौल बनाने के एक प्रक्रिया का राजनीति में चुनाव के समय का एक हिस्सा भी है जो दोनों पार्टियां कर रही हैं। और इस समय भाजपा ने तो अभियान चलाया है कि बुद्धिजीवियों को लाओ, नौकरशाहों को लाओ, राजनीतिज्ञों को लाओ। तो ये राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है इसको। ठीक जी, आप लोगों के लिए तो पिछला अनुभव भी काफी बड़ा था, इस बार फिर नया रिस्क ले लिया आपने आईएएस को लेकर। पिछली बार आपने गारंटी दी थी ओपी चौधरी को खरसिया से लड़ाने की, इस बार क्या नीलकंठ टेकाम को केशकाल से लड़ाने की गारंटी पहले ही दे दी क्या मुकेश जी? देखिए आदित्य जी, टिकट का व्यवस्था, टिकट वितरण के लिए पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन नौकरशाह सिर्फ नौकरशाह ही रहेंगे, कहीं ना कहीं वो लोक सेवा से जुड़े हुए होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम अपने काम के दौरान, सर्विस के दौरान जनता के लिए कुछ काम किए हैं, विशेष काम किए हैं और किसी विचारधारा से जुड़ के जनता के सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। और भी यदि पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, राजनीतिक दल के माध्यम से राजनीति में भूमिका निभाना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि लगातार पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई मुझे तो नहीं लगता है। और फिर उनके पास में कहीं ना कहीं अनुभव भी रहता है। टिकट अलग बात है, टिकट मिलना नहीं मिलना, देना नहीं देना अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं लोक सेवा के माध्यम से उस क्षेत्र में रह के वो जो जनता का काम यदि वो किए हैं और उसके बाद राजनीति के माध्यम से लोगों का सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें मुझे बुराई कहीं नहीं दिखती। ठीक है धनंजय जी, आप लोगों ने जो पार्टी में शामिल होने वाले थे उनके लिए रास्ते तो बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप अब उनको टिकट देंगे नहीं, क्योंकि दावेदारी का आखिरी दिन भी खत्म कर दिया गया है। धनंजय जी, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को कोई स्वीकार करता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों तक जन जन पहुंचाने की भावना के साथ कोई आता है, उसका पार्टी स्वागत है और वो निशर्त उनका पार्टी में आगमन होगा और पार्टी के झंडा बैनर लेकर जनता के बीच जाना होगा। ये हमारी तो पहले इसमें चीजें हैं। तो हमारे यहाँ तो टिकट जो वितरण की जो प्रक्रिया थी, जो उसके लिए जो हमने प्राथमिकताएं तय की थी, वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे हर व्यक्ति का स्वागत है जो निस्वार्थ भाव से आता है इस पार्टी के विचारधारा पर आकर और जनता की सेवा करना चाहता है। अगर किसी के मनसा में लगता है कि उसको टिकट मिलेगा तो आगे, तो शर्ते वाले काम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था मुकेश शर्मा जी को, बड़ा अचरज लगा मुझे। देखिए, हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, वहां पे कांग्रेस के जो चुनाव की प्रक्रिया चल, इसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पाटन में जाके ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के पास दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, टीएस सिंहदेव जी अंबिकापुर प्रस्तुत करते हैं, चरणदास महंत जी अपने क्षेत्र में करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने भी पश्चिमी विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, मैं कल ही कुछ खबरों में पढ़ रहा था, आज कुछ चैनलों में भी देखा हूं कि जो दावा करना चाहते हैं कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता या नेता, वो तो बेचारे आवेदन लेकर गली गली घूम रहे हैं, ना तो उनको कोई मंडल में कोई जवाब देने वाला है। सुन लीजिए ना, देखिए, अरे मैं तो जो चैनल में बात करता, सुन लीजिए ना, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। सुन लीजिए ना तो उस मंडल में कोई जवाब मिल रहा है, ना तो जिला में कोई जवाब मिल रहा है, ना प्रदेश कार्यालय में सुनवाई हो रही है, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, तानाशाही वहाँ होगा वही जो मोदी और शाह चाहेंगे। ना तो वहाँ अरुण साहु जी की सुनी जा रही है, ना डॉक्टर रमन सिंह जी की कोई चलती है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है, अच्छा लगता है कि मुकेश शर्मा जी भी कहीं दावेदारी करते, टिकट का फैसला लेना अलग विषय है, लेकिन ये तो लगता है कि मुकेश शर्मा जी को, कि मैं भी एक भारतीय के प्रवक्ता के बतौर में बात को टीम में रखता हूं, मैं भी ने विधानसभा की दावेदारी किया है। टिकट पर फैसला होना काल का गर्भ में छिपा होता है, लेकिन वहां तो बोल ही नहीं सकते। मुकेश शर्मा जी अगर बोलेंगे मैं भी दावेदारी करूंगा, तो हो सकता है कल इनको डिबेट में आने से मना कर दिया जाए। रमन सिंह जी की वही स्थिति है। तो वहां तो लोकतंत्र है नहीं, वहां अधिकारी आएंगे तो शर्त में आएंगे, नौकरी छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शर्तें हुई और भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय जो कार्यकर्ता और नेता है उसके हक अधिकार को मारा जा रहा है। ठीक, राउतर जी, ऐसे लोग जो चुनाव के एन वक्त पर किसी पार्टी में शामिल होते हैं,
ये शोपीस होते हैं या वाकई में इनमें दम होता है? क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखो, कुछ लोग सेलिब्रिटी जैसे होते हैं, उनका प्रशासन में, समाज में उनका एक अपना अस्तित्व रहता है, उनकी एक विचारधारा, उनका व्यक्तित्व। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लेने से पार्टी को फायदा होता है। तो इस लहजे से ही इसको पूरी तरह गलत नहीं माना जा सकता। परंतु जो नौकरशाह हैं, जो जिंदगी भर मलाई खाए हैं, फिर पार्टी में आ गए और ऊंचे ओहदे में बैठ गए, कुर्सी में बैठ गए, टिकट ले आए और अपनी टिकट की घोषणा जो है शामिल होते ही पार्टी में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता वर्षों से उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात ये मुझे लगा कि कल ही जैसे बालदास जी आए, बालदास जी ने कल आरंग से दावेदारी ठोक दी आते ही कि टिकट चाहिए, और जो भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा शालीन, ईमानदार और बौद्धिक तौर पे बेचारे सक्रिय रहते हैं। क्या वहां जो हजारों लोग हैं आरंग विधानसभा क्षेत्र में, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी भाजपा के हैं, वो दावेदार हैं, उनके बीच एक नया कली पार्टी में शामिल हुआ और दावा करने लगा, और शायद ये चर्चा है कि किसी समझौते के तहत आया है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो नाराज ना हो जाए, इस चीज का भाजपा को ध्यान रखना चाहिए अभी से अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि पिछला चुनाव इन्हीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण हार का एक बड़ा कारण बना है। तो ये पार्टी में आने का और जाने का क्रम चुनाव के समय ज्यादा चलता है। कुछ अपने स्वार्थ के तहत आते हैं, कुछ महत्वाकांक्षा के कारण आते हैं, कुछ की राजनीति में काम करने की इच्छा रहती, वर्षों से रहती है, वो दबी रहती है, उसको खुलकर काम करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं जो समाज में सक्रिय हैं, उनको आना भी चाहिए राजनीति में। परंतु ये नेता ध्यान दें कि जिन कार्यकर्ताओं की अपनी पूंजी मानते हैं, उनके जगह आप दल बदलुओं को महत्व दे रहे हैं या कल आए लोगों को, क्योंकि राजीव में तो ऐसा हुआ है कि जो एक कांग्रेस से जोगी कांग्रेस से भाजपा में आया, उसको टिकट दिए, वहां पर संदीप शर्मा जैसे और सैकड़ों लोग कार्यकर्ता वहां निष्ठावान वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस का, वहां श्यामाचरण जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जी जाना 2013 आपको याद होगा रामतर जी, जब सतनाम सेना के नाम से अपने कैंडिडेट उतारे थे बालदास ने, और ये अघोषित तौर पर कहा गया था कि बीजेपी ने हेलीकॉप्टर दे दिया, तमाम जगहों पर उन्होंने प्रचार किया, उससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होना पड़ा। 2018 नवंबर का वो समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब वो तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस से भी जो भी डील होती नहीं हो पाती उनकी, और कहीं ना कहीं अब इस 2023 के चुनाव के पहले वो बीजेपी में आ गए। तो ऐसे लोग को अगर आप टिकट देंगे रामतार जी, नवीन मार्कंडे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता, इनके पिछली बार चुनाव लड़े, काफी मेहनत भी की उसने 5 साल उस जगह में, 5 साल के साथ हम लोग के साथ डिबेट में आके लगातार अपनी पार्टी की भावनाएं, पार्टी की निष्ठा को दर्शा रहे हैं, कांग्रेस की कमजोरी को बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। उसको अगर चुनाव के समय आप दरकिनार कर देंगे तो वो बेचारा जो उस वर्ग का है उसको कहीं न कहीं आहत लगेगा। तो एक बड़ी बात जो इस समय भाजपा की रणनीति में दिख रही है कि क्या अभी तो टिकट वितरण नहीं हुआ है, अभी टिकट उन्होंने बांटा, उसमें बहुत सारे अच्छे तरीके से भी बांटा है, ऐसा नहीं बहुत कमजोर नहीं है भाजपा का टिकट, परंतु कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अगर सम्मान करते हुए दोनों पार्टियां, मुख्य पार्टियां टिकट वितरण करेंगी और काम करेंगे तो अच्छा राजनीतिक माहौल बनेगा और लोग राजनीति में जुड़ेंगे। जी, आप लोगों ने आईएएस को शामिल करके पूरे 5 साल फजीहत झेली। आरोप लगा कि उस अधिकारी शुरू से ही कि वो बीजेपी माइंडेड थे, उनकी कलेक्ट्री के कार्यकाल को भी सवालों के घेरे में कांग्रेस ने खड़ा किया था, आपको याद होगा। जाहिर सी बात है पहले भी वो आपकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, तभी आपकी पार्टी में शामिल हुए होंगे। आपने सवाल नहीं उठाते, आप लोग, ओपी चौधरी जी आए इतने सारे सवाल उठे, अब फिर से नीलकंठ जी को शामिल कर दिया, ये सवाल नहीं उठेगा कि भाई नीलकंठ अगर कोंडागांव में कलेक्टर थे तो क्या उस समय बीजेपी के लिए काम कर रहे थे केवल वो? जी देखिए आदित्य जी, यदि कोई व्यक्ति किसी विचारधारा से नहीं तो विचारधारा एक दिन में प्रभावित नहीं हो जाता है क्या? आदित्य जी, कहीं ना कहीं वो भी हमारे एक समाज के पार्ट हैं। ठीक है, वो एक अधिकारी रहे हो, बेहतर जानते हैं लोक सेवा कैसा होता है, लेकिन कोई आदमी उसके बाद पार्टी ज्वाइन किया, टिकट मिलना नहीं मिला वो तो सेकेंडरी है। उसके बाद यदि कोई आदमी टिकट मांगता भी है तो टिकट मांगना भी अनुशासनहीनता के श्रेणी में नहीं आता है। एक चीज बता दूं, अब दूसरी बात, दूसरे तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे
तो कहीं ना कहीं दिखावा करना और वास्तविकता, जो जमीनी हकीकत, दोनों में बहुत फर्क है। अब इनके दो बहुत कंट्रोवर्सी है। ये तो इन्होंने कहा कि भी हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस से हम संतुष्ट हैं, तो उनको टिकट दे रहे हैं। अब जब उनको टिकट दे रहे हैं तो उन्हीं के ब्लॉक से आवेदन भी मंगा रहे हैं, तो किसके साथ मजाक हो रहा है? या तो कार्यकर्ताओं के साथ मजाक हो रहा है या फिर वो विधायक के साथ हो रहा है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उस क्षेत्र के लिए कौन व्यक्ति है जो चुनाव जीत सकता है, जो पार्टी के रीति नीति को जानता है, ऐसे मुकेश जी, लोगों एक को सेकंड रुक टिकट पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी मुकेश जी। देती है। और 21 सीट में आप ये चीज देखे होंगे, मुकेश जी, एक सेकंड कहीं रुकूंगा ना आपको। कहीं उस क्षेत्र में जो सक्रिय व्यक्ति है, समाज के बीच में काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम यदि करते हैं तो उसमें कोई गलत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको मालूम है कभी भी कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं हुई, कभी भारतीय जनता पार्टी में पैरेलल डिवीजन नहीं हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी में अनेकों बार देखने को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन होता है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीट में और सत्ता में बना रहना ध्येय नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यदि विचारधारा से प्रभावित है तो वो आदमी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। धनंजय जी, आपकी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, क्या आप लोग उन सबको टिकट दे रहे हैं? जज साहब बिलाईगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं, वहां तो आपके संसदीय सचिव पहले से चंद्रदेव राय पहले ही ताल ठोक चुके हैं। नंद कुमार साय को आप बीजेपी से लेकर आए हैं, वो लैलूंगा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कई सारे नाम हैं, इतने कई जवाब दे दीजिए, क्या ये दोनों जो आए हैं श्योरिटी है इनको दोनों जगह से आप टिकट देंगे? देखिए, मैंने पहले लाइन में कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकट की प्रक्रिया चली, इसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी पाटन से आवेदन दिए हैं, मैंने भी पश्चिम से दिया है, और हमारे हर नेता, हर कार्यकर्ता जिनकी इच्छा है कि वो दावेदारी करना चाहते हैं वो आवेदन जाके दिए हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र है। और आप देखेंगे अभी मुकेश शर्मा जी को मैंने थोड़े पहले कहा कि इनको भी अवसर मिलना चाहिए, पर मुकेश शर्मा जी ने बातों बातों में उस बात को स्वीकार करने के बजाय ये कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले को उम्मीदवार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच रहने वाले को उम्मीदवार बनाती है। सुन लीजिए ना, मैं तो वहीं पे आना चाहता हूँ। तो मैं क्या मुकेश शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको जितने लायक नहीं मानती? क्या आपको समाज के बीच में काम करने वाला नहीं मानती? ये तो आपका अपमान हुआ ना, अगर आप एक अधिकारी तरफदारी कर रहे हैं। सुनिए ना, अरे मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते भाजपा में। भाई आप अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ आप छोड़ दीजिए, तो सुनिए ना, आप छोड़ दीजिए, आप क्या रमन सिंह भी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि दो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, डिक्टेटर तानाशाह, जिसके सिर्फ तुगलकी फरमानजारी होता है, वो आपको तो आप बखती नहीं है भाजपा कार्यकर्ताओं की। मैं तो दबकर चोट पे कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना, आप तीन मिलाइए मत ना, सुन लीजिए ना, सुनिए तीन मिलाइए मत, आपके हित की बात कर रहा हूँ। जो भाजपा कार्यकर्ता अपने हित के विषय तीन मिलाते हो, क्या छत्तीसगढ़ की भला करेंगे, क्या देश की भला करेंगे? अरे आप समझ में आगे, भाजपा के कार्यकर्ता के पास धरातल नहीं है, ये आयातित अधिकारियों के साथ जीते हैं और टिकट लोग बेचेंगे। नरेंद्र मोदी जी जैसे देश की संपत्ति बेच रहे हैं, ये भाजपा का टिकट भी नीलाम करेंगे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी टिकट भी नीलाम करेगी। रामदास जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ऐसे लोगों को जो अपनी जिंदगी में नौकरी में मजे लेते हैं, मजे से काटते हैं, नौकरी के बाद चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या उन कार्यकर्ताओं के लिए झटका नहीं है रामोतर जी, जो सालों से टिकट के लिए मेहनत करता है, पैराशूट लैंडिंग करके आप प्रत्याशी भेज देते हैं? ऐसे में उस कार्यकर्ता का जीवन भर क्या केवल झंडा बुलंद करेगा वो पार्टी का? इसी कारण ऐसा तो नहीं होता ऐसे लोग जो नौकरियां छोड़कर आते हैं बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते राजनीति में? इसमें तीन बातें हो रही है। एक, हर पार्टी अब जीतना है किसी तरह इसमें जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे एजेंसियां सक्रिय हो गई है, सर्वे में जाति समीकरण क्या जो अलग अलग समीकरण आएंगे उसके आधार पर देंगे। और तीसरा, केंद्रीय नेतृत्व सब तय करने लगा है, केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में सब टिकटें तय हो रही है। ऐसे में यहां पर की जो भावना है, कार्यकर्ता की भावना है, उसकी अनदेखी हो रही है। दूसरा, सर्वे एजेंसियां जो सर्वे रिपोर्ट दे रही है, नेता उसके आधार पर टिकट बांट रहे हैं। तीसरा जो है, आप जीत का आपका पैमाना क्या है? आप जीत का पैमाना हर समय जीतने वाला आदमी ले आएंगे तो वो कार्यकर्ता भी तो जीतने लायक बनाना पड़ेगा, निष्ठावान। ऐसे में दल बदल तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अनेक जो
विकृतियां आ रही है वो आ रही है, और विचारधारा के आधार पर या निष्ठा के आधार पर या पार्टी की सोच के आधार पर जो कार्यकर्ता कर रहा है वो तो मझधार में खड़ा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? एक बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। तो देखिए, पैराशूट लैंडिंग अक्सर होती रही है, इसमें भी बीजेपी में भी, लेकिन साहब उन कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए जो सालों साल उस पार्टी के झंडे तले रहता है और उस पार्टी का झंडा बुलंद करता है। 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, 15 साल कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई, और ऐसे सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास किया। अब उसके सामने अगर आप पैराशूट लैंडिंग के तहत एक नया उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो क्या वो दिल से उसका साथ दे पाएगा? भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल है, और निश्चित तौर पर यह सवाल का जवाब 2023 के चुनाव में मिलना चाहिए कि क्या वो कार्यकर्ता मन से उस उम्मीदवार के लिए मेहनत कर पाएगा, उसे वोट दिला पाएगा। आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।